रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। रामनाथ नाम का एक गरीब किसान अपनी थोड़ी बहुत जमीन पर दिन रात मेहनत करता ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। रामनाथ के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और 2 बेटियां थीं। रामनाथ की पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और साधना उसकी पहली पत्नी की ही बेटी थी। सुमन रामनाथ की दूसरी पत्नी थी और उसकी अपनी बेटी का नाम रीना था। सुमन साधना की सौतेली माँ थी। वो साधना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव करती रहती थी। क्यों साधना महारानी, क्या इरादा है? आज चूल्हा जलेगा भी या नहीं? मेरी लाडली रीना घर आती ही होगी। बेचारी अपनी सहेली के साथ बाहर घूमने गई है, थक कर आएगी। तुझे तो उसके मिजाज का पता ही है। अगर उसे जरा भी देरी हुई तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और एक बार जो उसका मन उचट गया तो फिर वो निवाला तक नहीं तोड़ेगी। तू बस यहाँ खड़ी रहेगी या हाथ भी चलाएगी? जी माँ, बस थोड़ा सा काम और बचा है। खाना लगभग तैयार ही समझिए। मैं बस अभी रसोई की तरफ ही जा रही हूँ। ये थोड़ा बाकी है कि रट छोड़। क्या तेरे हाथ पैर नहीं चलते? इस घर में तू नई आई है क्या? तुझे हर छोटी बात समझानी पड़ती है। तुझे अच्छी तरह पता है कि रीना का स्वभाव कैसा है, फिर भी तूने अब तक खाना क्यों नहीं बनाया? मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ साधना। तूने ये सब जानबूझकर किया है ताकि मेरी बच्ची भूखी रह जाए। तुझे भी तो पता है, उसे एक बार गुस्सा आ गया तो वो खाना छुएगी भी नहीं। तूने ये सब जानबूझकर किया है ना, ताकि उसे खाना ना मिले? नहीं माँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो सुबह से एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठी। पहले पूरे घर का झाड़ू पोछा किया और फिर ढेर सारी सब्जियां काटने बैठ गई। इसी चक्कर में थोड़ी देर हो गई। बस अब काम खत्म ही होने वाला है। रीना के घर पहुँचने से पहले मैं सारा खाना बनाकर तैयार कर दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। जितनी फुर्ती से तू ये जुबान चला रही है, अगर उतने ही जोर से हाथ चलाती तो अब तक सारा काम खत्म हो गया होता। बस तुझसे बहस करवा लो। बातों में तो तू किसी से कम नहीं है। कुछ भी कहो, आगे से तुरंत जवाब तैयार रहता है तेरा। चल अब ज्यादा बोल मत, चुपचाप जाकर बचा हुआ खाना पूरा कर। मुझे रीना के घर कदम रखने से पहले सब कुछ तैयार चाहिए, याद रखना। साधना रसोई में जाकर जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती है। तभी बाहर से रीना के आने की आवाज आती है और वो थकी हारी अपनी माँ सुमन के पास पहुँचती है। माँ, आज तो भूख के मारे बुरा हाल है। क्या खाना बन गया है? अब और इंतजार नहीं होता। जल्दी से मेरी थाली लगा दो। हाँ मेरी लाडली, मैं तो कब से आंखें बिछाए तेरी ही राह देख रही थी। खाना बिल्कुल तैयार है। अरे ओ महारानी, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? जरा जल्दी से नेहा की थाली लगा दे, या अब तुझे अलग से न्योता भेजना पड़ेगा। नेहा पहला निवाला मुंह में डालती है और चेहरा बिगाड़कर अपनी माँ सुमन की तरफ देखती है। छी माँ, ये क्या बनाया है? इसमें तो नमक का नामो निशान नहीं है और सब्जियां भी ठीक से नहीं गली। मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया। ऐसा बेस्वाद खाना मैं नहीं खा सकती। अच्छा, तो ये बात है। मेरी लाडली को ऐसा बेस्वाद खाना खिलाया जा रहा है। तो फिक्र मत कर मेरी बच्ची, रुक, अभी मैं इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। ए साधना की बच्ची, जरा इधर तो आ। जी माँ, क्या बात है? आपने मुझे आवाज दी? क्या बात है कि बच्ची, ये कैसा घटिया खाना बनाया है तूने? मेरी लाडली के हलक से एक निवाला तक नीचे नहीं उतर रहा। तूने जानबूझकर इसमें नमक तक नहीं डाला ताकि मेरी बच्ची आज भूखी रह जाए। क्या यही सिखाया है तेरी मरी हुई माँ ने कि घर में बस मुफ्त की रोटियां तोड़ो और दूसरों का जायका बिगाड़ो? मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं सच में नहीं जानती ये कैसे हुआ। शायद अनजाने में मुझसे नमक डालना छूट गया होगा। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। तूने ये सब जानबूझकर किया है। तुझे तो मन ही मन बड़ी जलन हो रही होगी कि मेरी नेहा अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने गई है और तुझे घर का ये सारा काम करना पड़ रहा है। इसी जलन के मारे तूने जानबूझकर इसके खाने से नमक गायब कर दिया ताकि मेरी बच्ची भूखी रह जाए। तू क्या सोचती है मैं कुछ नहीं जानती? तेरे मन में क्या मैल छिपा है ये मुझे अच्छे से पता है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ। मेरे मन में तो दूर दूर तक ऐसा कोई ख्याल भी नहीं आया और मैंने ये सब जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया है। वो बस जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा होगा। ये सब गलती से हुआ है माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। माफ कर दीजिए कि बच्ची, जब तू नमक डाल रही थी तब क्या तेरी आंखों पर पत्थर पड़ गए थे?
ध्यान कहाँ रहता है तेरा? चल अब नखरे मत कर और ये जूठन यहाँ से उठा और सीधा रसोई में जा। दोबारा खाना बना और याद रखना, अगर इस बार भी नमक मिर्च ऊपर नीचे हुआ तो तेरा वो हाल करूंगी कि तू याद रखेगी। अब निकल यहाँ से। साधना रसोई में जाकर फिर से मेहनत से खाना तैयार करती है और कुछ देर बाद डरी सहमी आंखों से थाली सजाकर सुमन और नेहा के सामने ले आती है। अरे वाह माँ, इस बार तो खाने का स्वाद ही बदल गया। सच में आज तो साधना के हाथ में जादू आ गया है। खाना बहुत ही लाजवाब बना है, मजा आ गया खाकर। मेरा तो मन कर रहा है कि आज थोड़ा और खा लूं। माँ, इसे बोलिए कि मुझे थोड़ा और चावल चाहिए। आज तो मैं जम कर खाऊंगी। जरा इससे कहिए कि गर्मा गर्म चावल और निकाल लाए। हाँ मेरे लाडली, क्यों नहीं, तो पेट भर कर खा। तेरा जितना जी चाहे उतना खा। ये सब तेरे लिए ही तो बना है, तो फिक्र मत कर, मैं अभी इसे बोलती हूँ। अरे ओ साधना, सुन रही है ना? नेहा को थोड़ा और चावल चाहिए, जल्दी से गरम गरम परोस कर ला। और हाँ, मेरे लिए भी थोड़ा और ले आना, आज मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी है। खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही है, जल्दी हाथ चला। पर माँ, चावल तो अब बहुत कम बचे हैं। जितना बचा है वो मेरे हिस्से का है। अगर मैं वो सारा चावल आप दोनों को परोस दूंगी तो फिर मैं क्या खाऊंगी? मेरे लिए तो पतीले में एक दाना भी नहीं बचेगा। अरे, एक तो तूने कितने दिनों के बाद इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। तुझे इतना भी समझ नहीं आता कि जब सब्जी अच्छी बनी हो तो आदमी 2 निवाले ज्यादा ही खाता है। वो जो थोड़ा बहुत चावल पतीले में बचा है वो चुपचाप हमारे लिए लेकर आ। हम दोनों के खाने के बाद जो थोड़ा बहुत खुरचन बच जाएगा वो तेरे लिए रख देंगे, तू वही खा लेना। और हाँ, इसमें भी गलती तेरी ही है। तूने इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई ही क्यों? मेरा तो मन ही नहीं भर रहा। मन करता है बस चावल और सब्जी खाती ही जाऊं। अब यहाँ खंबे की तरह खड़ी मुंह क्या ताक रही है? जाकर वो चावल लेकर आ। साधना की आंखों में आंसू हैं। वो अपनी भूख दबाकर पतीले की खुरचन और थाली में बचा हुआ जूठा चावल खाने बैठती है। तभी बाहर से बाबा की आवाज आती है। कल से एक निवाला भी पेट में नहीं गया है बेटी, बड़ी भूख लगी है। अगर कुछ खाने को हो तो दे दो, तेरा बहुत भला होगा। जी बाबा, मैं अभी लाई, लेकिन घर में अब बस चावल के कुछ दाने ही बचे हैं। अगर आप वही खा सके तो मैं लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, चावल के दाने ही सही, पर मुझे दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा बुरा हाल हो रहा है। साधना जैसे ही वो जूठा चावल बाबा को देने के लिए आगे बढ़ती है, तभी पीछे से सुमन की कड़क आवाज आती है। अरे ओ साधना, बड़ी दानवीर बन रही है। तुझे होश भी है कि घर में बस यही थोड़े से चावल बचे हैं। अगर ये भी उस भिखारी को थमा दिए तो रात तक तुझे फूटी कौड़ी जैसा खाना भी नसीब नहीं होगा। अपनी इस खाली पेट का भी ख्याल है या बस दूसरों का पेट भरने का शौक चढ़ा है? खुद तो दाने दाने को तरस रही है और चली है दुनिया का भला करने। माँ, मुझे उतनी भूख नहीं लगी है। वो बाबा कल से भूखे हैं। अगर वो ये थोड़े से चावल खा लेंगे तो कम से कम उनकी जान में जान तो आएगी। मैं शाम तक इंतज़ार कर लूँगी, मुझे अभी भूख नहीं है। ठीक है, जाकर दे दे। मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही थी, पर तुझे तो भूखे रहने का बड़ा शौक चढ़ा है। अब भूखे मर, मुझे क्या। बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। साधना जैसे ही वो जूठा चावल बाबा को थमाती है, बाबा की आंखों में चमक आ जाती है। सुमन वहीं दरवाजे पर खड़ी ये सब टेढ़ी नजरों से देख रही है। बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है और तू बड़ी भाग्यशाली है। आज तूने अपना निवाला मुझे दिया है। देख लेना, एक दिन तू इस राज्य की महारानी बनेगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। खुश रहे बेटा, अब मैं चलता हूँ। बाबा की ये बात सुनकर साधना के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आती है, लेकिन पीछे खड़ी सुमन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बाबा की ये बात सुनकर साधना के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आती है, लेकिन पीछे खड़ी सुमन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये भिखारी क्या बोलकर चला गया? ये साधना इस राज्य की महारानी बनेगी? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी शादी किससे करनी है और किससे नहीं, ये मैं तय करूंगी। फिर ये महारानी कैसे बन सकती है? इस राज्य की गद्दी पर बैठने का हक तो मेरी बेटी रीना का है, वही इस लायक है। इस साधना की तो कोई औकात ही नहीं है। पता नहीं क्यों, पर इस बुढ़े की बात सुनकर मेरे मन में डर सा बैठ गया है।
अगर ये लड़की सच में महारानी बन गई तो नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इस डर को खत्म करने के लिए मुझे इसकी शादी किसी निहायत ही गरीब घर के लड़के से करनी होगी, तभी मुझे चैन आएगा। वैसे तो मुझे उस भिखारी की बात पर यकीन नहीं है, पर क्या पता उसकी बात सच हो जाए। मैं भी देखती हूँ ये कैसे महारानी बनती है। मैं इसकी शादी किसी मामूली इंसान से कर दूंगी और अपनी रीना का हाथ किसी बहुत बड़े रईस के हाथ में दूंगी। सुमन अभी अपनी सोच में डूबी ही थी कि तभी रामनाथ उसके करीब आता है। सुमन उसे देखते ही फौरन अपनी चिंता जाहिर करने लगती है। सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि अब साधना की उम्र हो गई है, हमें उसके लिए कोई रिश्ता देख लेना चाहिए और जल्द ही उसकी शादी कर देनी चाहिए। आखिर बड़ी है वो, तो पहले उसके हाथ पीले करना ज़रूरी है और फिर हमें अपनी रीना की भी तो शादी करनी है। जब तक साधना का काम नहीं निपट जाता तब तक हम अपनी रीना के लिए कोई अच्छा घर वर कैसे तलाशेंगे। इसलिए मेरी मानिए तो पहले इसे किसी घर का रास्ता दिखाते हैं ताकि हम अपनी सगी बेटी के भविष्य पर चैन से ध्यान दे सके। बात तो तुम्हारी पते की है सुमन, पर अभी हाथ बहुत तंग है। तुम तो देख ही रही हो कि घर का खर्च चलाना भी भारी पड़ रहा है। ऊपर से इस बार खेतों से भी वैसी कमाई नहीं हुई जैसी उम्मीद थी। पहले शादी के लिए थोड़े बहुत पैसे जोड़ लूं, उसके बाद साधना के लिए कोई सुलझा हुआ और अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। आखिर बेटी को विदा करना है तो कुछ तो हाथ में होना चाहिए ना। बिना कुछ किए उसे घर से खाली हाथ कैसे भेज दूं? अरे जी, आप भी ना ये क्या अच्छा सा लड़का लगा रखा है। हमको इतने बड़े राजा महाराजा या धनवान थोड़ी हैं जो ऊंचे खानदान में रिश्ता जोड़ेंगे। आप तो जानते ही हैं, जितना अच्छा लड़का होगा उतना ही भारी भरकम दहेज भी मांगेगा। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम उनकी मांगे पूरी कर सकें। मेरी मानिए तो कोई गरीब घर का लड़का होगा तो भी चलेगा। हम किसी ऐसे वैसे लड़के से उसकी शादी कर देंगे जो बिना कुछ लिए दिए उसे ले जाए। इससे हमारा खर्चा भी बचेगा और साधना का घर भी बच जाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुमन? एक बार सोच तो लो कि क्या बोल रही हो। अगर साधना की जगह आज हमारी अपनी रीना होती तो क्या तब भी तुम्हारे मुंह से यही शब्द निकलते? नहीं ना। तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम इन दोनों बहनों में इतना फर्क क्यों करती हो? ये ठीक नहीं है। मेरे लिए जितनी जरूरी रीना है उतनी ही साधना भी है। दोनों ही मेरी बेटियां हैं और मैं साधना का हाथ किसी अच्छे घर में ही दूंगा। अरे जी, आप तो नाहक ही मुझ पर बरसने लगे। भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मेरे लिए तो दोनों ही एक बराबर हैं। मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया। पता नहीं आपके मन में ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं। मैं तो बस आपकी परेशानी कम करने की सोच रही थी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अभी हमारा हाथ खाली है, इसीलिए मैंने कम खर्चे वाली शादी की बात छेड़ी थी। वैसे भी किस्मत से बड़ा तो कुछ नहीं होता ना। साधना के नसीब में जो लिखा होगा उसे वही मिलेगा। जोड़ियां तो ऊपर वाला पहले से ही तय कर देता है। इसमें हमारा और आपका क्या बस चलेगा। मोहल्ले की औरतें भी राह चलते टोकने लगी हैं कि साधना की उम्र निकल रही है, अब इसकी विदाई कर दो। आखिर रीना भी तो अब बड़ी हो गई है, पर बड़ी के घर में रहते छोटी के हाथ पीले करना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं कह रही थी कि पहले साधना का घर बसा देते हैं ताकि बाद में हम अपनी रीना के बारे में सोच सकें। ठीक है सुमन, तुम्हारी बातें मैंने सुन ली, लेकिन मेरा फैसला वही रहेगा। मैं साधना के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और कोई सुलझा हुआ और अच्छा खानदान ही देखूंगा। जब तक मुझे अपनी तसल्ली के लायक कोई लड़का नहीं मिल जाता तब तक मैं उसकी शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। पैसे की तंगी अपनी जगह है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी बेटी का हाथ किसी के भी हाथ में थमा दूं। मुझे उसकी खुशियों की फिक्र है, इसीलिए जब तक कोई नेक और खानदानी लड़का सामने नहीं आता मैं जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। आखिर उसके आने वाले कल का सवाल है और मैं उसे यूं ही किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। अगर मैं आपकी इन बड़ी बड़ी बातों और ऊंचे सपनों के भरोसे बैठी रही ना जी, तो देखते रह जाइएगा। ये दोनों की दोनों बेटियां घर में ही कुमारी बैठी रह जाएंगी। उम्र किसी का इंतजार नहीं करती और हमारी खाली जेब किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में बड़े घरों के ख्वाब देखना हमें आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ सकता है। सच कहूँ तो मेरी नज़र में एक बहुत ही सुलझा हुआ रिश्ता है जो हमारी इस तंगी में सबसे सही बैठेगा। अपने गांव का वो माधव तो आपको याद ही होगा ना। बेचारा सीधा साधा और अनाथ लड़का है, उसके आगे पीछे कोई कहने सुनने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है कि साधना के लिए उससे बेहतर लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके माता पिता नहीं हैं, तो वो हमसे फूटी कौड़ी का दहेज भी नहीं मांगेगा। हमारी जेब पर एक पैसे का बोझ भी नहीं पड़ेगा और साधना का घर भी बस जाएगा। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते।
ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुमन? होश में तो हो ना? भला माधव का और साधना का क्या मेल? वो तो बेचारा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे अपना पेट पालता है। जिसके पास खुद के रहने का ठिकाना ठीक ना हो, वो हमारी साधना को सुखी कैसे रखेगा? माना कि वो अनाथ है और दहेज नहीं मांगेगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी फूल जैसी बेटी को ऐसे इंसान के हाथ में सौंप दूं जिसके पास भविष्य की कोई योजना ही ना हो। शादी कोई खेल नहीं है, मुझे साधना की पूरी जिंदगी देखनी है। वो खुद मुश्किलों में पला है तो वो उसे खुशियां कहां से ला कर देगा? मैं अपनी बेटी को दुखों के सागर में नहीं ढकेल सकता। अरे जी, मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि ये सब तो किस्मत और नसीब का खेल है। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि साधना के भाग्य में माधव का ही साथ लिखा है। आप अपनी तरफ से बस पिता का फर्ज निभाइए और एक बार इन दोनों का हाथ जोड़ दीजिए। आगे का रास्ता तो ऊपर वाला खुद बना देगा। अभी वो अकेला है, इसीलिए दूसरों के खेतों में खटकर अपना गुजारा कर लेता है। पर आप भी जानते हैं कि जब इंसान के सिर पर घर गृहस्थी और बीवी की जिम्मेदारी आती है तो आलसी से आलसी आदमी भी काम पर लग जाता है। एक बार शादी हो गई तो वो खुद ब खुद कोई अच्छा और पक्का काम ढूंढ ही लेगा। आप उसकी और साधना के आने वाले कल की फिक्र छोड़िए। जिम्मेदारी इंसान को सब कुछ सिखा देती है। वक्त के साथ वो भी संभल जाएगा और मेहनत करने लगेगा। अब बस आप अपनी जिद छोड़िए और इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए ताकि हम अपनी इस बड़ी चिंता से मुक्त हो सकें। नहीं सुमन, तुम चाहे कितना भी कह लो, पर मैं माधव के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं करूंगा। मेरा मन इस रिश्ते की गवाही नहीं देता। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि वो दूसरों के खेतों में खटकर जैसे तैसे अपनी रोटी का इंतजाम करता है। ऐसे में वो हमारी साधना की जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगा? ऊपर से उस बेचारे के ना तो माता पिता हैं और ना ही कोई सगा संबंधी जो वक्त पड़ने पर उसका साथ दे सके। वो दुनिया में एकदम अकेला है। कल को अगर कोई मुसीबत आ गई या कोई ऊंच नीच हो गई तो हमारी बेटी किसके भरोसे रहेगी? मैं उसे ऐसे अनिश्चित भविष्य के मुहाने पर खड़ा नहीं कर सकता। सिर्फ दहेज न देने के लालच में मैं अपनी फूल जैसी बेटी की पूरी जिंदगी दाव पर नहीं लगा सकता। उसके लिए कोई ऐसा घर और वर होना चाहिए जहां कम से कम 2 वक्त की रोटी और अपनों का साया तो हो। इसलिए तुम इस माधव का नाम लेना अब बंद ही कर दो। सुमन ने जब देखा कि रामनाथ किसी भी कीमत पर माधव के लिए राजी नहीं हो रहा है तो उसने अपनी जुबान पर लगाम लगा ली। लेकिन उसके दिमाग में साजिशों का जाल बुनना शुरू हो गया था। वो तिरछी नजरों से रामनाथ को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाने लगी। सीधे रास्ते से तो ये मानने से रहे, अपनी लाडली के लिए जैसे किसी शहजादे का ख्वाब सजाकर बैठे हैं। पर इन्हें क्या पता कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। लगता है अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। मुझे आपको वो कड़वा सच बताना ही होगा जिसे मैं अब तक छिपाती आ रही थी। आप तो बस अपनी लाडली के सपनों में खोए हैं, पर आपको क्या पता कि मैं साधना की शादी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो सुमन? साफ साफ बताओ, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे अब तक छिपा रही थी? तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है? तुम साधना के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या बताऊं जी, गांव की एक औरत मुझे रोककर कह रही थी कि साधना का उस माधव के साथ चक्कर चल रहा है। कई लोगों ने उसे माधव से छिप छिप कर बातें करते देखा है और कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्होंने साधना को उसके घर के आसपास भी मंडराते देखा है। ये सुनते ही मेरे तो पैरों तले जमीन निकल आई। मुझे इतना बड़ा धक्का लगा है कि मैं आपको क्या समझाऊं। पूरे गांव में हमारी इज्जत की किरकिरी हो चुकी है और साधना का नाम उस माधव के साथ जुड़कर बदनाम हो चुका है। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर वो उसे इतना ही पसंद करती है तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी ही कर दें। कम से कम हम और बदनामी सहने से तो बच जाएंगे, वरना ये लड़की ऐसे ही गुल खिलाती रही तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और तो और, अगर हम इसके लिए कोई ऊंचा खानदान ढूंढते भी हैं और उन्हें इस काली करतूत का पता चल गया तो भला कौन सा शरीफ घर इसे अपनी बहू बनाएगा। ये तुम क्या अनाप शनाप बक रही हो सुमन? होश में तो हो ना? साधना ऐसा काम कर ही नहीं सकती। वो तो बहुत ही सीधी और संस्कारी बच्ची है। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है या फिर किसी ने तुम्हें जानबूझकर गलत पट्टी पढ़ाई है। और एक बात बताओ, तुम्हें ये सारी बातें आखिर पता कैसे चली? अगर पूरे गांव में इस बात का इतना ही शोर है तो क्या गांव का कोई भी इंसान मुझे टोकता नहीं? कोई ना कोई तो अब तक मुझे ये सब बता ही देता। सिर्फ तुम्हारे कानों तक ही ये खबर पहुंची और बाकी दुनिया सो रही थी। मुझे ये सब बिल्कुल सच नहीं लग रहा। तुम बस उस माधव से उसकी शादी करवाने के लिए ये मनगढ़ंत किस्से सुना रही हो।
अरे जी, आप भी कैसी बहकी बहकी बातें करते हो। भला ऐसी बातें कोई आपके मुंह पर आकर थोड़े ही ना बोलेगा। ये तो मेरी एक सहेली है जो मुझे अपना मानती है और हमारा भला चाहती है, इसीलिए उसने चुपके से मुझे ये सब बता दिया। वरना गांव वाले तो चटकारे ले लेकर पीठ पीछे बातें बना रहे हैं। लोग आपके मुंह पर तो मीठा बोलेंगे, पर आपकी पीठ पीछे सब बुराई ही करते हैं। कोई इतना शरीफ नहीं है जो आपको आईना दिखाए। मैं तो अभी कह रही हूँ, इसकी शादी जल्द से जल्द निपटा दीजिए। और वैसे भी जब साधना उस माधव को ही पसंद करती है तो वो उसी के साथ खुश भी रहेगी। एक बार हाथ पीले कर दीजिए, फिर कम से कम हमें ये जहरीली बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। रामनाथ गहरी चिंता में डूब जाता है और वो अपनी नजरें झुकाकर सुमन की बातों को बार बार अपने दिमाग में दोहराने लगता है। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है कि उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही है। वाह सुमन, क्या चाल चली है तूने। इस बार तो ऐसा जहरीला तीर मारा है कि सीधा निशाने पर जाकर लगा है। इनकी बोलती ही बंद हो गई। अब तक तो अपनी लाडली के लिए बड़े बड़े घर देख रहे थे, पर अब अपनी इज्जत बचाने के लिए ये खुद गिड़गिड़ाएंगे। ठीक है सुमन, अगर तुम कह रही हो कि यही सच है और साधना उसी माधव को मन ही मन चाहती है, तो फिर यही सही। तुम ठीक ही कहती होगी। शायद उसकी तकदीर में किसी रईस घर की रानी बनना नहीं, बल्कि उस अनाथ के साथ ही जीवन बिताना लिखा है। ये हुई ना बात। अब आप जाकर कहीं समझदारी वाली बात कर रहे हैं, पर मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए। साधना और माधव से उस बारे में एक शब्द भी मत कहिएगा जो मैंने आपको अभी बताया है। अगर उन्हें जरा भी भनक लगी कि हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और बात बिगड़ सकती है। आप उनके सामने ऐसे पेश आइएगा जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। बस सीधा माधव के पास जाइए और साधना का हाथ उसके हाथ में देने की बात छेड़िए। इससे ज्यादा इधर उधर की कोई बात मत कीजिएगा, वरना बेचारा अनाथ लड़का है, उसे ठेस पहुंच सकती है। आखिर अब वो हमारा होने वाला दामाद जो बनने जा रहा है, तो उसकी इज्जत का ख्याल तो हमें रखना ही होगा ना। ठीक है सुमन, तुम जैसा कह रही हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। अब जब तुमने इतनी बड़ी बात कह दी है और खानदान की नाक कटने का डर है, तो फिर मेरा अपना कोई फैसला मायने नहीं रखता। मैं साधना या माधव के सामने इस बात का जिक्र तक नहीं करूंगा कि मुझे असल में क्या पता चला है। कुछ ही दिनों में साधना और माधव की शादी हो जाती है। शादी की रस्में पूरी करके साधना माधव के घर आ जाती है। साधना, मुझे एक बात समझ नहीं आती। तुम दिखने में इतनी सुंदर हो और तुम्हारी घर वालों के पास जमीन जायदाद भी है। वो तो मुझसे बहुत अमीर हैं। मैं तो बस दूसरों के खेतों में मजदूरी करके गुजारा करता हूँ। फिर भी तुमने मुझ जैसे गरीब से शादी के लिए हाँ क्यों की? तुम्हें तो कोई भी बड़ा घर मिल जाता, फिर तुमने मुझे ही क्यों चुना? शायद हमारी किस्मत में एक साथ होना पहले से तय था, तभी तो आज हम साथ हैं। रही बात शादी की, तो मुझे अपने माता पिता के फैसले पर पूरा भरोसा है। उन्होंने जो भी सोचा होगा मेरी खुशी के लिए ही सोचा होगा। बस मेरे लिए वही सब कुछ है। फिर भी साधना, मुझे अंदर ही अंदर लगता है कि तुम्हें मुझसे नाता नहीं जोड़ना चाहिए था। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद जैसे तैसे अपना पेट पालता हूँ। मुझे डर है कि तुम मेरे इस खाली घर में कभी खुश नहीं रह पाओगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब आप मेरे पति हैं और आप मुझे जिस हाल में भी रखेंगे मैं खुशी खुशी रह लूंगी। आप अपने मन में ऐसे ख्याल मत लाइए। मुझे बचपन से ही धन दौलत का कोई लालच नहीं रहा है और ना ही मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। आप मेरी फिक्र छोड़ दीजिए। मुझे ऐशो आराम की कोई जरूरत नहीं है। सच में साधना, मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी होगी, क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ। मेरा ना कोई परिवार है और ना ही कोई अपना। मुझे लगा था कि मुझ जैसे अकेले इंसान से कौन जुड़ना चाहेगा, इसलिए मैंने मान लिया था कि पूरी जिंदगी तन्हा ही कटेगी। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, तभी तो उन्होंने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेज दिया। मैं सचमुच खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी जीवन संगिनी मिली। आज के दौर में ऐसी सोच वाली लड़कियां कहाँ मिलती हैं? आजकल तो ज्यादातर लोग सिर्फ धन दौलत देखते हैं और उसी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, पर तुम सबसे अलग हो। आप इतना मत सोचिए, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। हम दोनों मिलकर अपनी छोटी सी दुनिया संभाल लेंगे। भगवान हमें जिस हाल में रखेगा हम उसी में खुश रहेंगे। आखिर जो हमारी किस्मत में लिखा है उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। माधव दिन भर दूसरे के खेतों में जी तोड़ मेहनत करता और शाम को जो भी थोड़ी बहुत मजदूरी मिलती उसे लेकर घर आता। बस इसी तरह खींच तान कर उन दोनों का गुजारा चल रहा था।
रूखी सूखी खाकर भी दोनों अपनी छोटी सी गृहस्थी को किसी तरह आगे बढ़ा रहे थे। देखा रीना, मैंने कैसे चाल चलकर उसकी शादी उस कंगाल माधव से करा दी। अब वो पूरी जिंदगी किसी भिखारी की तरह काटेगी। मुझे तो शक है कि उसे 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब होती होगी या नहीं। और देख रीना, आजकल की ये ढोंगी बाबा भी कितने पाखंडी होते हैं। उस दिन वो बाबा बड़े दावे कर रहा था कि ये लड़की एक दिन महलों की रानी बनेगी, पर देख मैंने उसे एक झोपड़ी की रानी बनाकर छोड़ दिया। ये बाबा लोग भी बस मीठी मीठी बातें करते हैं ताकि सामने वाला खुश होकर जेब ढीली कर दे। खैर जो भी हो, उस साधना से तो पीछा छूटा। अब तू देख रीना, मैं तेरी शादी कैसे किसी रईस खानदान में करवाती हूँ। तू महलों में राज करेगी और तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। फिर सुमन रामनाथ से कहने लगती है, सुनिए जी, अब साधना की शादी हुए काफी दिन बीत गए हैं। अब हमें रीना के हाथ पीले करने के बारे में सोचना चाहिए। मेरी नज़र में एक बहुत बढ़िया रिश्ता है। हमारे गांव के वो जो सबसे अमीर जमींदार थे ना, जिनका पिछले साल देहांत हो गया था, उन्हीं का बेटा अब सारा कारोबार देख रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमारी रीना की शादी उसी लड़के से तय हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो सुमन? तुम इतने ऊंचे खानदान में रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हो? हमारे पास इतनी दौलत कहाँ है? तुम्हें अंदाजा भी है कि इतने बड़े घर में रिश्ता तय करने का क्या मतलब होता है? हम उतना पैसा और दहेज कहाँ से लाएंगे? अरे जी, आप फालतू की फिक्र क्यों करते हैं? हमारी रीना तो लाखों में एक है। उन्हें देखते ही वो पसंद आ जाएगी। और रही बात पैसों की, तो अगर हम अपनी बच्ची के लिए खर्च नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? आप एक काम कीजिए, चाहे खेत गिरवी रखिए या ये घर, बस किसी भी तरह पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा ही आलीशान घर चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया वहाँ जाकर राज करे और उसे कभी किसी चीज़ की कमी न खले। मेरी बस यही आखिरी इच्छा है। इसके बाद भगवान मुझे मौत भी दे दे तो भी मुझे कोई गम नहीं। सुमन, तुम उसी घर में रिश्ता करने पर क्यों अड़ी हुई हो? वो लोग बहुत बड़े खानदान के हैं और उनकी मांगे भी बहुत बड़ी होंगी। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनका खर्चा उठा सकूं। मैं सब जानती हूँ कि वो बहुत रईस लोग हैं, इसीलिए तो समझा रही हूँ कि खेत और घर गिरवी रख देते हैं। हमारा क्या है, एक बार रीना के हाथ पीले हो गए फिर हमारी सारी चिंता खत्म। हमें तो बस पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए और कुछ नहीं। रहा कर्ज का सवाल, तो वो हम धीरे धीरे चुका देंगे। पर मैं अपनी बेटी को उसी घर में ब्याहना चाहती हूँ ताकि वो वहाँ महारानी की तरह रहे, उसे किसी चीज की तकलीफ ना हो। आपको तो पता ही है, उनके यहाँ काम करने वालों की कमी नहीं है। मेरी बेटी को तो तिनका भी नहीं उठाना पड़ेगा। और आप तो जानते ही हैं, रीना को घर का कोई काम आता भी नहीं है। उसने आज तक कभी कोई काम किया ही नहीं, तो उसके लिए इससे अच्छा घर और कोई हो ही नहीं सकता। फिर रीना की शादी उस गांव के जमींदार के बेटे से हो जाती है। उसके पास खूब धन दौलत और महल जैसा बड़ा आलीशान घर होता है। रीना वहां बड़े ठाट बाट से रहने लगती है और दिन भर बस आराम करती है। देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं। साधना को एक लड़का होता है जो अब 9 साल का हो चुका है। एक दिन साधना अपने पति से कहती है, देखिए जी, अब हमारा चिंटू बड़ा हो रहा है। हमें उसके आने वाले कल के लिए कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। आखिर इस दिन भर की मजदूरी के भरोसे हम कब तक गुजारा करेंगे? अब तो इन पैसों से घर का खर्च भी ठीक से नहीं चल पाता। हम कब तक इसी तरह गरीबी में दिन काटते रहेंगे? मैं तो कहती हूँ कि आप ये मजदूरी करना छोड़ दीजिए और कोई दूसरा बड़ा काम देख लीजिए। मैं भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके आपकी मदद कर दिया करूँगी। अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर भी आसानी से चलेगा और बच्चे के लिए कुछ पैसे भी बच जाएंगे। हाँ साधना, तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, मैं कोई नया काम ढूंढने जाता हूँ और तुम भी देख लो, अगर तुम्हें गांव में कहीं काम मिल जाए तो देख लेना। दोनों काम की तलाश में निकलते हैं। साधना गांव के कई घरों में जाती है पर कोई उसे काम नहीं देता। थक हार कर वो एक जगह बैठ जाती है। क्या करूं, कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। एक काम करती हूँ, मेरी बहन रीना भी तो इसी गांव में है। उसके पास तो बहुत नौकर चाकर है, वो मुझे काम जरूर दे देगी। यही सोचकर साधना अपनी बहन रीना के घर पहुंचती है और उससे कहती है, रीना, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या मुझे तेरे यहाँ कोई काम मिल सकता है? तू जो भी काम कहेगी मैं वो सब करूँगी। तुझे तो पता ही है, मुझे घर के सारे काम अच्छे से आते हैं।
अरे हाँ साधना, क्यों नहीं। देख, वैसे तो मेरे यहाँ नौकरों की कोई कमी नहीं है, पर तेरी हालत देखकर मुझे तुझ पर तरस आ रहा है, इसलिए तुझे काम पर रखा ही हूँ। पर एक बात सुन ले, मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगी, बदले में तू यहाँ से अपने परिवार के लिए खाना ले जाया करना। अब देख, जब पहले से ही इतने नौकर हैं और उन पर इतना खर्च हो रहा है, तो मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी कि तुझे काम पर क्यों रखा। इसलिए बस खाने के बदले काम करना हो तो बता। कोई बात नहीं बहन, पैसे नहीं तो खाना ही सही, हमारे लिए तो यही बहुत सहारा हो जाएगा। कम से कम घर वालों को 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी। वही तो मैं कह रही हूँ साधना, तुम्हारे यहाँ तो ढंग का खाना भी नसीब नहीं होता होगा। यहाँ जैसा पकवान बनता है वैसा तो तूने कभी चखा भी नहीं होगा। तेरे लिए तो ये किसी लॉटरी से कम नहीं है। पूरे घर का राशन का खर्चा भी बचेगा और सबको अच्छा खाने को भी मिलेगा। वैसे भी तुम जैसों का पूरा दिन बस 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में ही निकलता है। खैर, फालतू बातें छोड़, तो कल सुबह एकदम टाइम पर काम पर आ जाना। ठीक है रीना, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। अब मैं चलती हूँ। साधना घर पहुंचकर माधव को सारी बात बताती है। माधव ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे थोड़ी राहत मिलती है। ये तो बहुत अच्छी बात है साधना कि तुम्हें काम मिल गया। अब कम से कम खाने की फिक्र तो नहीं रहेगी। पर देखो, मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अभी मजदूरी ही कीजिए और जब भी बीच में समय मिले तो कोई दूसरा काम भी ढूंढते रहिए। कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा काम जरूर मिल जाएगा। अगले दिन साधना अपनी बहन के घर पहुंचती है और जी तोड़ मेहनत करती है। वो दिन भर घर के सारे काम निपटाती है, लेकिन जब शाम को घर जाने का समय आता है तो उसकी बहन रीना उसे बस थोड़ा सा बासी खाना थमा देती है। साधना वही बासी खाना लेकर घर आती है और मजबूरी में पूरा परिवार मिलकर वही खाना खा लेता है। रोज रोज वही बासी खाना खाने की वजह से साधना के बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। ये देखकर साधना बुरी तरह टूट जाती है और दुखी मन से मंदिर जाकर भगवान के सामने अपना दर्द बांटती है। हे भगवान, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। मैंने तो बस यही चाहा था कि मेरा परिवार भूखा न सोए, पर उस बासी खाने ने तो मेरी बच्चे को ही बीमार कर दिया। क्या हम गरीबों की किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए प्रभु, मुझसे अपने बच्चे की ये हालत और नहीं देखी जाती। साधना काफी देर तक घर नहीं लौटती। फिर माधव अपने बच्चे को लेकर उसे ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंच जाता है। माधव उसे घर चलने के लिए बहुत समझाता है, लेकिन साधना अपनी जिद पर अड़ी रहती है और घर जाने से मना कर देती है। आखिर में मजबूर होकर पूरा परिवार रात भर मंदिर में ही रुका रहता है। जब सुबह होती है तो वहाँ कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, तुम लोग अभी हमारे साथ चलो, तुम्हें राज दरबार में बुलाया गया है। पर तुम लोग कौन हो और हमें अचानक राज दरबार क्यों बुलाया है? आखिर हमने क्या किया है जो सिपाही हमें लेने आए हैं? इतने सवाल मत करो, जो कुछ भी है तुम्हें दरबार पहुंचकर खुद ही मालूम पड़ जाएगा। बस अब हमारे साथ चलो, यही हुक्म है। वे लोग साधना के परिवार को राज दरबार ले जाते हैं। वहां पहुंचते ही मंत्री माधव से कहता है, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। असल में बात ये है कि आज से हम आपको यहाँ का राजा घोषित करने वाले हैं। बस इसी खास काम के लिए हमने आप सबको यहाँ बुलाया है। देखिए मंत्री जी, हम बहुत ही गरीब लोग हैं, हमारे साथ ऐसा मजाक मत कीजिए। भला हम राजा कैसे बन सकते हैं? हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, पर इस तरह हमारी गरीबी का मजाक मत उड़ाइए। हमें बस यहाँ से जाने दीजिए, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। माधव, शांत हो जाओ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है। आज से तुम ही इस राज्य की गद्दी संभालोगे। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ ताकि तुम्हें यकीन हो जाए। दरअसल हमारे राजा जी का स्वर्गवास हो गया है और उनकी कोई संतान नहीं थी। हमारे राज्य की एक बहुत पुरानी परंपरा है कि अगर कोई राजा बिना वारिस के गुजर जाए तो नगर के सबसे प्राचीन मंदिर में सुबह की पहली किरण के साथ जो भी व्यक्ति सबसे पहले दिखेगा उसे ही राजा बनाया जाएगा। माना जाता है कि भगवान खुद उसे राजा बनने के लिए चुनते हैं।
जिस मंदिर में तुम और तुम्हारा परिवार रात भर रुके थे, वही इस राज्य का सबसे पुराना मंदिर है और सुबह होते ही सबसे पहले तुम ही वहां मिले। इसलिए अब तुम ही हमारे नए राजा हो और ये राजपाट अब तुम्हारा है। सालों की गरीबी और ठोकरों के बाद आज ऊपर वाले ने उनकी सुन ली थी। उसी दिन माधव का राज तिलक हुआ और वो उस राज्य का राजा बन गया। जो परिवार कल तक बासी खाने के लिए तरस रहा था, आज वो पूरे राज्य का भाग्य बदल रहा था। माधव और साधना ने पूरी ईमानदारी से प्रजा की सेवा की और उनके राज में फिर कभी कोई गरीब भूखा नहीं सोया।